अच्छा, अभी जैसे मास्टर मुजाहिद का पार्टी बनाने का बात बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर पार्टी बनाते इस वक्त में तो सिर्फ मुस्लिम के लिए पार्टी हो जाएगा वो। आज मौका है, आपने जिस नेता का नाम लिया, आज उनको मौका है कि सीमांचल को एक अलग नया रुख देकर सीमांचल को आगे की ओर धकेलने की कोशिश की जाए। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्यों करेंगे आप? जो जमीन हमने दान दे दिया अल्लाह के नाम पर, उसमें आप बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? आप उसमें अपने गैर मुस्लिमों को क्यों लाना चाह रहे हैं? जो गैर मुस्लिमों का बोर्ड है उसमें क्या मुसलमान लोगों को एंट्री मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। जो सिख का अपना बोर्ड है उसमें क्या मुसलमान लोगों को एंट्री देंगे? इसमें आप चाहते क्या है? ईद के नमाज के दिन एक बयान आया था, उससे एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ का, जो मुख्यमंत्री कम है और पागल ज्यादा है, उनका एक बयान आया था कि मुसलमान लोग रास्तों पर हुड़दंग क्यों मचाना चाहते हैं। हुड़दंग कौन फैलाते हैं? पूरा दुनिया देख रही है, सिर्फ ये देश नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जो बीजेपी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि दो कम्युनिटी में लड़ा करके रखने से हमारी राजनीति में फायदा होगा, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। इस बिल का जो समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि ये अभी एक्ट में आ गया है और इसका जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। क्या मुसलमान अभी इसका विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे? हमारे जो नीतीश कुमार जी वो भांग पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो भांग पीने वाले नेता हैं, इन लोग के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। इनको मालूम ही नहीं है कि अकलियत का वोट लेकर ये लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं। क्या कहें जनाब कि अगर जो लोग भी इस कानून का खिलाफ करेगा वो जेल जाएगा। कितने लोग को लेके जा सकते हैं बताइए? और यही तो इनकलाब का वक्त है, यही तो उम्मत को जागने का वक्त है, यही तो चैलेंज करने का वक्त है। अगर अब भी हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं अमन पसंद लोग आज नहीं जागे तो कल उनकी बारी है। आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है कि आने वाले 20 साल में अगर यहाँ के लोग जाग गए तो ऐसे लोगों की सरकार आएगी जो हिंदुस्तान को सही मायने में आगे लेके जाना चाह रही है। कि हम किसी बड़े पार्टियों से उम्मीद भी नहीं रख सकते। 50 लाख करोड़ की हमारी हैसियत नहीं है कि हम पार्टी में टिकट खरीद के हम चुनाव लड़ें। तो हम ये चाहते हैं कि सीमांचल के लोग, अब सब पार्टी को समझ चुके हैं, अब सीमांचल के लोग चाहते हैं कि हम आज के डेट में इंडिपेंडेंट लोगों को भी चुन सकते हैं। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आप इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए हमने लक्ष्य 2025 का बोर्ड लगा दिया। इनमें हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारी इस यात्रा में शामिल हो और देखें समझे कि भाई इस यात्रा में वक्फ कानून को लेकर और सुरजापुरी आरक्षण को लेकर ही बात होनी है। यहाँ के पंचायती राज के लोगों को समझना चाहिए कि आपने ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया, आपका वोट लेकर के आज कौन लोग मजा ले रहे हैं। तो ये चीजें अब स्थानीय जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, जो लोग भी एमएलसी चुनते हैं, उन लोगों को आज समझने की जरूरत है कि आपने कितना बड़ा गलत काम किया है। तो वो लोग कई मर्तबा आकर के किशनगंज के मुसलमानों को उकसाने का कोशिश किया, लेकिन किशनगंज के मुसलमान इतने अमन पसंद लोग हैं कि रामनवमी में शरबत पिलाते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है किशनगंज के जाने माने नेता और सीमांचल में खासकर चर्चित है अपने बयानों से, अपने भाषण से। हमारे साथ आज खास मेहमान है ठाकुरगंज जिला पार्षद हमारे साथ मौजूद है फैजन अहमद। बात करेंगे ढेर सारा, क्योंकि अभी जो बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान का देखिए कि राजनीति किस प्रकार से गरमाया हुआ है। मैंने बिहार इसलिए बोला क्योंकि बिहार में जेडीयू के कुछ नेता लगातार इस्तीफा दे रहा है और इसकी वजह वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार यहाँ इस्तीफा जारी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज ढेर सारा बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है फैजन अहमद। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपने बात रखने का अपने केडीवी न्यूज़ लाइव में मौका दिया। अच्छा, सबसे पहले आपसे सवाल है कि वक्फ बिल पास हो चुका है, इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, वक्फ बिल जो पास हुआ है, अब तो वक्फ एक्ट हो गया है। ये बहुत ही इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस देश में सभी धर्मों को रहने का अधिकार दिया गया, जिसमें सभी धर्मों का रक्षा करने की सरकार और संविधान जिम्मेदारी लेती है। उस देश में एक कम्युनिटी पर उनके अपने बोर्ड का गलत इस्तेमाल करवाने का ये करके उन्होंने वक्फ बोर्ड को ही टोटली बदल देने का काम किया है। जिसमें वक्फ बिल जो लाया गया था, इसमें ऐसे ऐसे चीज़ों को जोड़ा गया जिससे हम लोग इनके मुखालिफत में खड़े हैं। और वक्फ बिल अब एक्ट बन चुका है। इन लोगों को लगता है, सरकार को लगती है कि अब इनके खिलाफ लोग सड़क पर उतरेंगे नहीं, क्योंकि अब कानून बन चुका है। हम बताना चाहते हैं कि वक्फ अगर आप एक्ट लागू करना चाहते हैं तो लागू बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। यहाँ के हिंदुस्तान के जो भी अक़लियत लोग हैं, जो भी मुसलमान हैं, जो भी हिंदू हैं, जो जानते हैं इन चीज़ को, हम लोग सड़क पर उतर करके इनके खिलाफ मुजाहरा करेंगे।
और इसी को लेकर आप मतलब कल शायद आपका कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या क्या है आपका कल का प्रोग्राम? देखिए, कल का जो प्रोग्राम है 8 तारीख से इस जिला में पहले से ही एक शेड्यूल जारी था वक्त बिल से पहले से ही, कि हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर जिला में एक यात्रा करेंगे जिसका नाम होगा आशीर्वाद एवं परामर्श यात्रा। लेकिन अब इसमें मेन बिंदु जो जुड़ गया है वो वक्त बिल पर प्रदर्शन। सबसे पहले तो हम लोग बड़ा इसमें मार्केटों में जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे कि भाई ये क्या है, इस बिल को लाकर, इस कानून को हम लोगों पर थोप कर सरकार क्या करना चाहती है। हमारे कब्रिस्तानों पर राज करना चाहती है, हमारे मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे खानकाहों को अपने कब्जे में क्यों लेना चाह रही है। ये अडानी के जो पार्टनर लोग बने बैठे हुए हैं, ये लोग हमारी ज़मीन को हड़पना क्यों चाहते हैं। तो इनके खिलाफ सबसे पहले हम लोग गाँव-गाँव जाकर लोगों तक अपना एक मुजाहरा करेंगे, फिर हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो बिहार में अक़लियतों के नेता बनकर उभरे थे, लेकिन अब इनका लास्ट टाइम है, इसलिए फिर इनसे यही काम होना था। और हम सब लोगों को ऐसी उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी कि ये ऐसा काम कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार का एक अलग ही मसला है, उन्होंने अपना स्टैंड पहले से, जब से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, उनका स्टैंड क्लियर है कि वो एकदम से आरएसएस माइंड के हो गए, तो उन पर ज़्यादा बात करके, ज़्यादा बहस करके फ़ायदा नहीं। अब हम यहाँ पर जो भी मुस्लिम क़यादत के लोग हैं, जो भी इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं, उनका जो मशवरा होगा उन पर हम लोग खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और जेडीयू पर बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, इसमें मतलब कई जो बदलाव लाए हैं उसमें से एक बड़ा बदलाव है कि गैर मुसलमान को भी शामिल किया गया है, क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्यों करेंगे आप? जो जमीन हमने दान दे दिया अल्लाह के नाम पर, उसमें आप बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? आप उसमें अपने गैर मुस्लिमों को क्यों लाना चाह रहे हैं? जो गैर मुस्लिमों का बोर्ड है उसमें क्या मुसलमान लोगों को एंट्री मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। जो सिख का अपना बोर्ड है उसमें क्या मुसलमान लोगों को एंट्री देंगे? इसमें आप चाहते क्या है? पूरे हिंदुस्तान में दो कम्युनिटी को आपस में क्यों लड़ाना चाहते हैं? अभी रिसेंटली ईद के नमाज के दिन एक बयान आया था, उससे एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ का, जो मुख्यमंत्री कम है और पागल ज्यादा है, उनका एक बयान आया था कि मुसलमान लोग रास्तों पर हुड़दंग क्यों मचाना चाहते हैं। कल रामनवमी के दिन वहां के एक दरगाह में, इलाहाबाद के एक दरगाह में इनके लोग पूरा भगवा झंडा फहराए, मस्जिद पे चढ़कर, मस्जिद के छतों पर जाकर के भगवा झंडा फहराए। हुड़दंग कौन फैलाते हैं? पूरा दुनिया देख रही है, सिर्फ ये देश नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए इस्लाम जो है वो पीस चाहता है, हमेशा अमन और शांति की बात करता है। ये लोग जो खास करके बीजेपी के लोग हैं, हम तो हिंदू लोगों को भी नहीं बोलेंगे कि गलत है, जो बीजेपी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि दो कम्युनिटी में लड़ा करके रखने से हमारी राजनीति में फायदा होगा, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि इस बिल को लाने का मकसद ही है कि मुसलमानों का फायदा होगा। देखिए, जहर देकर हॉस्पिटल में एडमिट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही मुसलमानों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ के मुसलमान जो औरतें उनको बहुत फायदा होने वाला है इस कानून से, ये होने के बाद अक़लियत मुसलमानों को काफ़ी परेशान हो रहा है, जिस पर उनका दबदबा था वो नहीं रहेगा। तो ये बताइए, गुजरात में बिल्किस बानो केस में उन्होंने क्या किया? उनके जो लोग रेपिस्ट थे, जो लोग उन मामले में संलिप्त थे, उनको फूल माला पहनाया गया। तो बीजेपी एक तरह का सिर्फ और सिर्फ आरएसएस माइंड से चलती है। उनका कोई ये नहीं है कि हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेके खड़ा करना है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ करके, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा करके वो सत्ता में काबिज बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बयान जो आ रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, बयान दे रहे हैं कि इस बिल का जो समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि ये अभी एक्ट में आ गया है और इसका जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। क्या मुसलमान अभी इसका विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे? बिहार के आप पटना घूमिए, टेम्पू में बैठिए, आप जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके पास बैठिए, तो एक कहावत है एकदम पूरा फेमस है, पटना के किसी भी टेम्पू वाले इसमें बैठिए तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो नीतीश कुमार जी वो भांग पीते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो भांग पीने वाले नेता हैं, इन लोगों के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। इनको मालूम ही नहीं है कि अक़लियत का वोट लेकर ये लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं। क्या कहें जनाब कि अगर जो लोग भी इस कानून का खिलाफ करेगा वो जेल जाएगा। कितने लोगों को लेके जा सकते हैं बताइए? हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान है और 40 करोड़ मुसलमानों को आप जेल में अगर भर सकते हैं तो भरने की आप तैयारी कीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त के कानून को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इसलिए मेरा एक मानना है कि हम सीमांचल का है और सीमांचल के सारे लोगों को जगाने का काम करेंगे और बताएंगे कि इस हिंदुस्तान के इस
हराम हुकूमत को, एक तरह का जो एक बेईमानी से हुकूमत करते हैं, इस हुकूमत को ये चैलेंज करेंगे कि आपको इस बिल को वापस लेना होगा। फिर एक बहुत फेमस शायरी है, उसमें ये कहते हैं कि बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनकलाब आएगा। और यही तो इनकलाब का वक्त है, यही तो उम्मत को जागने का वक्त है, यही तो चैलेंज करने का वक्त है। अगर अब भी हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं, अमन पसंद लोग आज नहीं जागे तो कल उनकी बारी है। आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है। जिनका अज़्म है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे, जिनका अज़्म है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ हिंदुस्तान के तमाम लोगों को चाहिए कि इस बिल को, इस एक्ट को निरस्त करने का काम करें और इसके खिलाफ मुजाहरा करने की कोशिश करें। अच्छा, अभी फिर से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि हमारी सरकार आए तो इस बिल को हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे। देखिए, ये लोग बस सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई लड़ते हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। इन्होंने ये आकर के सीमांचल में भी बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे। किए क्या? उनकी सरकार रही ना, सीमांचल विकास आयोग का गठन किए। ये सीमांचल को सिर्फ अंधकार में धकेलना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ के लोग, मुसलमान लोग जो है, ये बहुत, यहाँ का आप देख ही रहे हैं कि दिशा और दशा क्या है। तो यहाँ के भोले भाले लोगों को आते हैं और चुनाव के समय एक अलग मुद्दा पकड़ा करके लोग निकल जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। तो ये एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन जो भी वक्फ एक्ट के खिलाफ आगे बढ़ेगा, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि आप मानते हैं, मतलब तेजस्वी यादव को अपना नेता मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते हैं हम उसको, ना कभी नेता माने हैं न मानेंगे। ये मेरी एक जिंदगी का अपना फलसफा है कि कभी सीमांचल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया उनको हम नेता मानेंगे। तो इसलिए हम अभी उस मोड़ पे जाना ही नहीं चाहते हैं। जब हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, तो एक अलग मोड़ है। लेकिन अभी वक्फ एक्ट के खिलाफ हम लोगों की जो ये होनी चाहिए, आंदोलन होनी चाहिए, उस आंदोलन की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आप जान ही रहे हैं, 8 तारीख से आप ही के दिगल बैंक ताराबाड़ी चौक से लेकर पूरा दिगल बैंक 8 तारीख को रहेगा। हमारी यात्रा ऐसी 9 तारीख को टेरागंज में रहेगी और थोड़ा सा कोचादामन का कुछ हिस्सा, 10 तारीख को कोचादामन और बहादुरगंज का हिस्सा, फिर 11 को ठाकुरगंज। ऐसे ही शेड्यूल हर दिन का एक जारी रहेगा। तो हमारी जो यात्रा है, ये लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। हम बताएंगे कि सीमांचल के अमन पसंद लोग, अगर इनको सड़क पर उतरना होगा, जब लोग जब हमारे यहाँ के संसद भवन हमारी चीज़ों को नहीं सुन पाती है, तब जाकर के सड़क पर उतरना होगा और हम सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक जेडीयू का बहुत बड़े लीडर है और मास्टर मुजाहिद का बात कर रहा हूँ मैं, नाम लेके बोल रहा हूँ। वो अभी तक उनके समर्थन हो या फिर मतलब जिलावासी हो, मतलब उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या मास्टर मुजाहिद को इस्तीफा देना चाहिए या पार्टी में रहकर? देखिए, वो उन पर डिपेंड करता है, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका अपना पर्सनली मामला है। लेकिन लोगों का क्या मामला है? आप जिन लोगों की आप क़यादत करना चाहते हैं, जिन लोगों की आप लीडरशिप लेके जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कानून आया, अभी आपका कुछ स्टैंड नहीं आया। तो इसलिए सबसे पहले जो लीडर आपके कौम के लिए, आपके समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, उनके खिलाफ जा रहा है, तो उनका आप दामन छोड़ दें। और आज के डेट में उस नेता का एक अच्छा सा ग्रिप है, हर लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, एक पब्लिक में पकड़ है। तो आज के डेट में अगर अपना भी कुछ कर ले कि नहीं, हम अब सीमांचल में अपनी पार्टी बना करके लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ सकते हैं। उसमें वो अपनी पार्टी की बात कहें, लेकिन मैंने आज एक पोस्ट भी देखा, किसी ने पोस्ट किया कि सीमांचल को एक अच्छे पार्टी की मतलब जरूरत है और मास्टर मुजाहिद के लिए एक अच्छा वक्त है कि वो अपना पार्टी बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस मामले में हम भी ये रखते हैं, उनका पर्सनल ये रहेगा। लेकिन अगर मशवरा मांगा जाए तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप सीमांचल का एक नेता बनकर उभरे हैं और सीमांचल में आपकी लीडरशिप में बहुत सारे नौजवान चलने के लिए तैयार है। आज भी मास्टर मुजाहिद साहब से बहुत लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो अब उनका स्टैंड क्या रहता है, किस पार्टी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, वो अलग मसला है। लेकिन वक्त के मामले में अब तक उनको पार्टी से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। अच्छा, ये जैसे अब और एक बात है कि बीजेपी के नेता यहाँ पे बहुत बड़े नेता हैं और बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दिलीप जायसवाल जी। कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया कि हम जहाँ से जीते हैं, जहाँ हमको नेता बनाया गया है, वो पूरा मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ से हम नेता बने हैं, मुस्लिमों का बदौलत ही हम नेता बने हैं। मुस्लिम के पक्ष में उसने बयान दिया। लेकिन फिर से जब ये वक्फ बिल लागू हुआ तो दिलीप जायसवाल बधाई दिए इस बिल को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो दुश्मनों की सफ में खड़े होंगे उनकी बात
चाहते हैं, चाहे आपकी दोस्ती वाली हो या कुछ हो, वो दुश्मन ही है आपके। तो जितने आरएसएस माइंड के लोग हैं ना, वो कभी ना कभी आपके खिलाफ जहर उगलेंगे, इसलिए आप उनसे बड़ी उम्मीदें नहीं लगा सकते। आपको अपनी लीडरशिप से ही उम्मीद लगानी होगी। संख्या बल आज उनका है, आज वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब हमारा दौर आएगा, फिर हम बदल देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ के पंचायती राज के लोगों को समझना चाहिए कि आपने ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया, आपका वोट लेकर के आज कौन लोग मजा ले रहे हैं। तो ये चीजें अब स्थानीय जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, जो लोग भी एमएलसी चुनते हैं, उन लोगों को आज समझने की जरूरत है कि आपने कितना बड़ा गलत काम किया है। अब देखिए ना, कितने बुरी तरीके से यहाँ के जो 2 एमएलसी सेकुलर पार्टी में लोग लड़ रहे थे, वो हारे थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि मुसलमानों का बड़ा रोल था उनको जिताने का। तो आज मुसलमानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। वो जिस पार्टी में उनके हितैषी भी हो करके चलेंगे, क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है। जिनको भी सपना बड़ा है वो अपने लोगों को फिर भूल जाते हैं। जिनका सपना बड़ा होगा फिर वो अपने लोगों को भूल जाएंगे, इसलिए उन लोगों से उम्मीदें नहीं लगाएंगे। हम अपने लोगों से ये कहना चाहेंगे, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कोट करना चाहेंगे कि सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। हम इसी सरजमीन से आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले 20 साल में अगर यहाँ के लोग जाग गए तो ऐसे लोगों की सरकार आएगी जो हिंदुस्तान को सही मायने में आगे लेके जाना चाह रही है। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर एक आम इंसान को इसके खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए, आम मुसलमान को? आम मुसलमान को तो अभी इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे जो भी है वहीं से, जो भी आना है वहीं से आना है। तो वहाँ पर हम लोगों को नज़र टिकाए रखना है कि उनका क्या पैगाम आता है। जैसे संविधान, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ का एक नारा दिया गया है कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक, और अपने सरों पर कम से कम काली पट्टी बांधें, या नहीं हो सके तो अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर ये सरकार को बताने की कोशिश कीजिए कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। आप इस देश में शांति से मुजाहरा कर सकते हैं, इसलिए जो भी पैगाम आएगा इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, हम उनका सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, देखिए कि यहाँ पे सीमांचल में खासकर यहाँ लोगों में भुखमरी, बेरोजगारी है, और खाने के लिए मतलब सोचिए कि मतलब उनका रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और इसलिए पलायन भी कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब मतलब प्रोटेस्ट में उतरेंगे तो उसका क्या मतलब स्थिति होगा? देखिए, सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहाँ से जब भी कोई मुद्दा आगे आया है उस मुद्दे को लपक कर पहले पकड़ने वाला ये सीमांचल के लोग हैं। सीमांचल के लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं। यहाँ कई मर्तबा बड़े बड़े नेता आते हैं, एक हमेशा नशा में ही रहते बीजेपी के नेता है वो गिरिराज सिंह, नशा में ही बयान देते हैं वो लोग। तो वो लोग कई मर्तबा आकर के किशनगंज के मुसलमानों को उकसाने का कोशिश किया, लेकिन किशनगंज के मुसलमान इतने अमन पसंद लोग हैं कि रामनवमी शरबत पिलाते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग शरबत पिलाते हैं। तो ये चीजें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम इस देश को बहुत आगे देखना चाहते हैं। सीमांचल के लोग जो है परेशान है। सीमांचल विकास आयोग गठन करने की बात हुई, नहीं हुआ। यहाँ कोई रोजगार का स्रोत नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर आप कुछ बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ पार्टियां आती है और वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ का कोई अपना लीडरशिप नहीं है। बताइए, कोई अपना लीडरशिप है यहाँ का कि फैजान अहमद है, उनकी अपनी पार्टी, वहां से विधायक है या सांसद है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसलिए जब तक हम दूसरे लोगों पर मुनस्सर रहेंगे, सीमांचल का भला नहीं होने वाला है। आज मौका है, आपने जिस नेता का नाम लिया, आज उनको मौका है कि सीमांचल को एक अलग नया रुख देकर सीमांचल को आगे की ओर धकेलने की कोशिश की जाए। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और सीमांचल के लोग बाहर से ये हैं, सब लोग बाहर जाकर पलायन करके बाहर मजदूरी करके खाते हैं। ये जो सीमांचल में चकाचौंध दिख रही है, ये बाहर की कमाई है। यहाँ के लोग किसान परेशान है, यहाँ की जमीन नदियों में विलीन है। यहाँ पर माइनिंग इतना तगड़ा होता है कि लोगों का घर नदियों में विलीन हो जाता है। पानी का कोई ये नहीं है कि भाई सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन 12 मुद्दों को लेकर हम लोग निकलना चाह रहे थे। बीच में वक्फ बिल का ये आ गया, इसलिए इन सारे मुद्दों को कम थोड़ा हाईलाइट करके वक्फ बिल पर हम लोग बात करेंगे, वक्फ बिल का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, अभी जैसे मास्टर मुजाहिद का पार्टी बनाने का बात बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर पार्टी बनाते इस वक्त में तो सिर्फ मुस्लिम के लिए पार्टी हो जाएगा। वो सीमांचल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं, सीमांचल का अपना कुछ वजूद होना चाहिए। सीमांचल एक इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर जब बर्बाद होता है ये क्षेत्र तो कोई देखने नहीं आता है। सिर्फ उस वक्त थोड़ा सा आकर के दिलासा दे देना कि हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, तो इससे अब काम नहीं चलने वाली है। इस वक्त मौका है फिर आगे बढ़ने का। और हम तो ये ठान के चले कि हम युवा जो नौजवान हैं, हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका आशीर्वाद परामर्श यात्रा, पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
आप सभी लोगों को जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आशीर्वाद एवं परामर्श यात्रा के जो 12 मुद्दे हैं, इन 12 मुद्दों पर भी बात होनी है। जो सुरजापुरी आरक्षण है उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा था कि सुरजापुरियों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुरजापुरियों को आरक्षण नहीं मिलने से कितनी दुश्वारियाँ हो रही है, ये सब लोग आप लोग जान ही रहे हैं। तो 8 तारीख से जो ये हमारा प्रोग्राम शुरू है, जिले के अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग दिन का जो शेड्यूल जारी है, इनमें हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारे इस यात्रा में शामिल हो और देखें समझे कि भाई इस यात्रा में वक्फ कानून को लेकर और सुरजापुरी आरक्षण को लेकर ही बात होनी है। ज्यादा मुद्दों को आप ये नहीं कर सकते, बाकी चीजों का आपको जाकर के हमारे साथ जो एडवोकेट साहब जुड़े हैं उसका मेमोरेंडम जाएगा सरकार को, उनके ये बना करके सरकार को पेश किया जाएगा, ये चीजें जरूरी है। लेकिन अभी हर गाँव, चौक चौराहे पर नुक्कड़ सभा करके वक्फ बिल पर ही प्रदर्शन होगा। तो लग रहा है कि मतलब आपको कुछ फायदा होगा इससे? नहीं, हमको पर्सनल कोई फायदा चाहिए नहीं। हमको ऐसा नहीं, हम आज के डेट में नेता हैं और कल भी कोई बहुत बड़ा अपना पर्सनल फायदा नहीं चाहिए। अगर लोगों को लगेगा कि नहीं ये लड़का ठीक है, बोल रहा है, अच्छा है, काम कर सकता है, तो वो देखेंगे। आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर काम करना चाहिए। अच्छा, फैजल अहमद का गाड़ी में मैंने देखा कि मतलब लिखा हुआ है कि ठाकुरगंज विधायक प्रत्याशी, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ। हाँ, निर्दलीय युवा विधायक उम्मीदवार है। हाँ। कि फिर हम आपको वही तो कहना चाह रहे हैं कि हम किसी बड़े पार्टियों से उम्मीद भी नहीं रख सकते। 50 लाख करोड़ की हमारी हैसियत नहीं है कि हम पार्टी में टिकट खरीद के हम चुनाव लड़ें। तो हम ये चाहते हैं कि सीमांचल के लोग, अब सब पार्टी को समझ चुके हैं, अब सीमांचल के लोग चाहते हैं कि हम आज के डेट में इंडिपेंडेंट लोगों को भी चुन सकते हैं। तो लोगों ने उम्मीद जताई है कि आप इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए हमने लक्ष्य 2025 का बोर्ड लगा दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो लास्ट अंतिम सवाल आपसे यही करेंगे, वक्त बहुत हो चुका है। वक्फ बिल को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे पूरे बिहार वासी को, देशवासी को? हम तो ये सबसे पहले अपने कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहेंगे कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर आज भी आप अपने घरों से नहीं निकले तो यकीनी तौर पर कल आपके घर पर जब हमला होगा तब फिर आप परेशान होंगे, फिर आप ये कहेंगे कि पहले ही आवाज़ उठाना बेहतर था। आज हमारे पास मौका है। आज उन लोगों को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जो विपक्ष के सांसदों ने हमारे इस बिल के विपक्ष में वोट डाला है, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हिंदुस्तान के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो बिल है, इस बिल, ये अब जो कानून बन चुका है, इस कानून को वापस लेने के लिए, सरकार को अपने घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर करने के लिए हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा और हम सब लोग तैयार रहें। जब भी इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक आह्वान होगा, हम सब लोग अपने सीने पे हाथ रखकर ये कसम खाएं कि हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फैजल अहमद आपका। तो ये थे हमारे साथ ठाकुरगंज के जिला पार्षद फैजल अहमद जी। आप देखते हैं कि इसके पदयात्रा जो कर रहे हैं, इसके बाद क्या यहाँ पे बदलाव होता है और वक्फ बोर्ड कब तक इस बिल तो लागू हो गया, लेकिन इसका रिजेक्ट के लिए जो अभी याचिकाएं दायर हो रही है लगातार सुप्रीम कोर्ट में, इसका सुनवाई होने के बाद क्या फैसला आते हैं, देखने वाली बात होगी। जय हिंद। अब देखते रहिए KDV लाइव।